हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश चौधरी। आवाज़ प्रॉपर आ रही है आपके मैसेज के बाद हम क्लास शुरू कर रहे हैं। क्योंकि पहली क्लास है तो हो सकता है कि थोड़ा सा वॉइस और ये सब चीज़ें हमें अरेंज करने में टाइम लगा हो, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज की क्लास हमारी MPPSC 2025 की जो शुरुआत की क्लास है, पहली क्लास है, जिसमें हम बेसिक या अपने बैकग्राउंड को तैयार करने वाले हैं। हमें कुछ बेसिक सी बातें इस क्लास में समझनी है। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि 2024 के प्री के पेपर को एनालिसिस किए बिना आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी करने शुरू कर दिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वो किसी काम की नहीं होगी, वो आप फ्रूटफुल तैयारी के रूप में नहीं पहचानी जाएगी। चलिए हम आज जो मूल विषय समझना चाहते हैं उस पर चलते हैं। सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को जब वो तैयारी करने जाता है तो एक युद्ध के समान ये समझना चाहिए कि हमें लड़ाई कहाँ लड़नी है, किन औजारों के साथ लड़नी है। इसीलिए सबसे पहले हमें MPPSC के कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि ये क्या चाहता है हमसे, किस तरीके की तैयारी करवाना चाहता है। देखिए, GS पढ़ लेना मात्र से MPPSC नहीं निकलता है। GS तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे सालों साल तैयारी करने के बाद भी नहीं निकाल पाते। उसका बेसिक रीज़न क्या है? उसका बेसिक रीज़न होता है कि हम उस पॉइंट को समझ ही नहीं पाते हैं जो MPPSC हमसे चाहता है। MPPSC चाहता है हमसे कुछ विशेष प्रकार की योग्यता, और वो विशेष प्रकार की योग्यताएं हमें जब तक समझ नहीं आएगी तब तक हम PSC की तैयारी के अनुसार या PSC के हिसाब से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज की इस क्लास में हम सबसे पहले 2024 के पेपर को एनालिसिस करने वाले हैं कि इस पेपर में उन्होंने जो 100 क्वेश्चन पूछे उसमें क्या पूछा गया, कैसा पूछा गया, वो सब बातें हमें यहाँ समझनी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात याद हो कि हमें शुरुआत भगवान के नाम के साथ करनी होती है ताकि हमारे सारे काम शुभ हों। भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः बोलते हुए मैं इस क्लास को शुरू कर रहा हूं, और उसके बाद मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप बहुत ध्यान से इस क्लास को समझेंगे कि आज मैं आपसे क्या चाहता हूं। मतलब मैं आपके दिमाग में कुछ बेस तैयार करना चाहता हूं, कुछ बैकग्राउंड तैयार करना चाहता हूं। आज हम पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं कि इस पेपर में हमसे क्या पूछा गया था, क्योंकि अभी तक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल एक ही पेपर हो पाया है, और उस पेपर को समझे बिना हम बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलिए इस पेपर को सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर जो हमारी PSC ने हमसे पूछे थे वो 100 नंबर के पेपर या 100 क्वेश्चन के आधार पर 200 नंबर का पेपर था, और उस पेपर में उन्होंने 10 यूनिट हमें ऑफर की थी कि 10 यूनिट की तैयारी करनी है। यहाँ आपको एक पाई चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें यूनिट 1 से आपको यूनिट 1, यूनिट 2 इस तरीके के कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, और सबके लगभग 10 नंबर पर जाकर के कहानी रुकती है। इसका अर्थ है कि PSC ने हर एक यूनिट से 10 नंबर का डाटा या कंटेंट हमसे पूछा था। आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाए कि जितना इम्पोर्टेंस हमारे लिए हिस्ट्री का है उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे लिए ज्योग्राफी, और उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे लिए टेक्नोलॉजी या किसी और यूनिट का है। किसी एक विशेष यूनिट को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है, सारी यूनिट बराबर हमारे लिए काम करेगी। अब इसके अंदर थोड़ी सी बाइफरकेशन समझ लेते हैं। आपको एक चार्ट और यहाँ दिख रहा होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना है कि असली में यहाँ क्या दिखाया जा रहा है। देखो, जो पेपर आया था उस 100 नंबर के पेपर में या 100 क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, 42 नंबर का तो हमारा पेपर मध्य प्रदेश से पूछा गया। यहाँ बहुत साफ साफ समझाया गया कि पेपर का 42% हिस्सा मध्य प्रदेश से पूछा गया। तो जब भी कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहे तो उसे 42% हिस्सा तो उसके दिमाग में सेट हो कि भाई ये मध्य प्रदेश ही है, ये मुझे मध्य प्रदेश इतना पढ़ना होगा। तो हमें जितनी भी मध्य प्रदेश की यूनिट है उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत अच्छे से हमें वो याद रहे, समझ में आए। उसके बाद यहाँ मैंने 2 हिस्से कर रखे हैं। 58 नंबर का जो बाकी का पेपर बचा हुआ है उसके सीधे सीधे 2 पार्ट एग्जाम में पूछे गए। आधा हिस्सा बेसिक कॉन्सेप्ट के या बेसिक सब्जेक्ट के रूप में, और आधा हिस्सा एडवांस सब्जेक्ट के रूप में। इसको बहुत ध्यान से, शांति से समझें।
बेसिक सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं? तो बेसिक सब्जेक्ट में 4 चीजें आती हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी। ये 4 सब्जेक्ट को हम बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं। और एडवांस सब्जेक्ट में आते हैं आपके पर्यावरण, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें। यहाँ पर समझाया ये जा रहा है कि भाई जो 42 नंबर का 42 नंबर का मध्य प्रदेश है, उसके बाद बचे हुए हिस्से में आधा आधा बाइफर्केशन है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स भी ये गलती कर जाते हैं कि पूरे जो 3 महीने का ड्यूरेशन है जिसमें हम तैयारी करते हैं, उसमें केवल इन बेसिक सी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर जाते हैं, एडवांस वाले हिस्से को छोड़ देते हैं। जबकि हमारी एग्जाम में दोनों ही बराबर हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तो हमें बहुत शांति से इन दोनों को समझना होगा कि भाई जितनी तैयारी हम बेसिक सब्जेक्ट की करें, उतनी ही तैयारी हमें इन सब्जेक्ट की भी करनी होगी। 3 बातें मैंने अभी तक आप सब लोगों को समझा दी है। बहुत सारी बातें आगे हम करेंगे, लेकिन 3 बेसिक सी बातें आपके दिमाग में सेव हो जाए कि भाई सबसे पहले पूरे 100 नंबर के पेपर में 42 नंबर जो है वो हमें मध्य प्रदेश से पूछे जाना है। बाकी का जो हिस्सा है उसमें आधा जो हिस्सा है लगभग 26-27 नंबर, वो हमसे बेसिक सब्जेक्ट में, और आधे से ज्यादा हिस्सा या आधा हिस्सा हमसे एडवांस सब्जेक्ट अर्थात पर्यावरण, प्रदूषण वाला हिस्सा उसी में शामिल होगा, करंट अफेयर्स उसी में शामिल होगा, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट भी उसी में शामिल होगा। ये हमसे यहाँ पूछा जाना है, तो आप सबको ये बातें याद होनी चाहिए। आगे हम कुछ बहुत शांति से पेपर के एक एक प्रश्न पर चलने वाले हैं। तो अब मैं आगे आपको ले चल रहा हूं हमारे एक एक यूनिट पर कि हमने एक एक यूनिट में क्या समझना है। उस एक एक यूनिट को समझे बिना, देखिए बहुत सामान्य सी बात है कि पुराने पेपर में क्या पूछा गया है इसे समझे बिना कोई भी स्टूडेंट आगे की तैयारी कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि करना कैसे, कितना करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ सामने यूनिट 1 का एक स्लाइड आपके सामने खुला हुआ है। इस यूनिट 1 के स्लाइड को समझें। यहाँ भारत का इतिहास लिखा हुआ है जो कि हमारा यूनिट 1 है, जिसमें से कुल 10 प्रश्न हमसे पूछे गए। तो पहले तो क्लियर हो जाए कि हर एक यूनिट से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। इसी में संकल्पना एवं विचार नाम का एक चैप्टर है, प्राचीन कालीन इतिहास एक चैप्टर है, मध्यकालीन इतिहास एक चैप्टर है और आधुनिक इतिहास एक चैप्टर है। अब यहाँ ध्यान से समझ लो कि प्राचीन काल में कितना पूछा गया, आधुनिक से कितना पूछा गया। संकल्पना एवं विचार वाले चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, प्राचीन इतिहास से 2 क्वेश्चन थे और आधुनिक इतिहास से 4 प्रश्न थे। अब यहाँ आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि मध्यकाल के इतिहास वाला जो पार्ट है, मध्यकाल में आपको एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। तो मध्यकाल, इसका ये अर्थ है कि भैया हमें मध्यकाल वाले पार्ट से एक भी प्रश्न एग्जाम में आया ही नहीं। तो अब हमारी जो तैयारी हो उसमें ये पॉइंट सबको क्लियर हो कि भैया हमको यहाँ बहुत सारी बातें मध्यकाल पर फोकस नहीं करनी, मतलब मध्यकाल को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है जितना ज्यादा हमको बाकी सारे हिस्से को महत्व देना है। क्योंकि एग्जामिनर खुद हमारी तरफ इशारा कर रहा है कि भाई मध्यकाल में नहीं पूछने वाला हूं, इसको थोड़ा डीप में और समझो, इसी के अंदर और चलेंगे। आज मैं आपको केवल यही बात समझाना चाह रहा हूं। संकल्पना एवं विचार से 4 नंबर पूछा, प्राचीन इतिहास से पूछा, आधुनिक से पूछा, मध्यकाल से नहीं पूछा। अब संकल्पना वाले हिस्से में किस किस जगह से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए उसको भी फोकस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे वेद वाले हिस्से से 2 प्रश्न पूछे गए, षट दर्शन में जो योग था वहां से एक प्रश्न पूछा गया, संस्कार से एक प्रश्न पूछा गया। अगर मैं इसको बहुत शांति से देखूंगा तो मुझे दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई केवल और केवल जो आम टॉपिक हैं, आम बोलचाल की भाषा के विषय हैं, जैसे वेद, किसी भी छोटे बच्चे से पूछो तो उसने वेदों का नाम या वर्ड सुना हुआ है, जबकि उसने अरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ऐसे किताबों ग्रंथों का नाम नहीं पूछा, सुना। तो उस यहाँ पर पूछा भी नहीं गया, उन वाले हिस्सों से एग्जामिनर ने क्वेश्चन नहीं पूछा। अब देखो षट दर्शन में भी उसने कितना सामान्य, जबकि षट दर्शन में 6 दर्शन थे, न्याय दर्शन था उसके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकते थे, वैशेषिक दर्शन था, उत्तर मीमांसा, बादरायण वाले, ये बहुत सारे दर्शन उसके पास थे। लेकिन एग्जामिनर ने फिर भी योग को इंपॉर्टेंस दिया क्योंकि योग एक आम टॉपिक है। ऐसे ही संस्कार भी बहुत एक कॉमन टॉपिक है जो आम बोलचाल की भाषा में, आम जीवन में हम लोग सुनते हैं, समझते हैं।
तो ये जो तीनों पॉइंट या 4 क्वेश्चन जो पूछे गए वो इन 3 पॉइंट से पूछे गए, और वो बड़े ही आसान से ऐसे विषयों से पूछे गए, ऐसे सब्जेक्ट से पूछे गए जो एक आम टॉपिक के रूप में हम जान सकते हैं। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास में उसने 2 प्रश्न पूछे। मौर्यकालीन प्रशासन से एक प्रश्न पूछा, और दूसरा प्रश्न उसने हमसे पूछा राष्ट्रकूट द्वारा जो एलोरा के मंदिर बनाए गए थे, कैलाश मंदिर, उसके बारे में। अब यहाँ से थोड़ी सी हमारे कॉन्सेप्ट को चेंज करो कि YouTube पर और बहुत सारे जो पढ़ाई करने के सिस्टम पुराने बने हुए हैं, किताबें हैं, नोट्स हैं, उन सब में प्राचीन काल के इतिहास से पढ़ाया ही कुछ और जा रहा है। कोई राजा पढ़ाया जा रहा है, उसकी राजधानी, उसने क्या काम किए, ये पढ़ाया जा रहा है। अब अगर फोकस करो तो प्राचीन इतिहास से तो उसने एग्जामिनर ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, केवल 2 क्वेश्चन पूछे, एक व्यवस्था से और दूसरा क्वेश्चन पूछा उस समय के निर्माण कार्यों से। तो ये 2 पॉइंट हमारे दिमाग में रहे। तो अब जब हम पढ़ाई करें तो हमारा फोकस राजा के काम पर या उसके शासन काल पर या समय और इन सब बातों को रटने पर ना रहे। हमारा समय ज्यादातर हम यूज करें इन चीजों को पढ़ने में, रटने में, याद करने में, जो एग्जामिनर द्वारा पूछी जा रही हैं। ऐसे ही तीसरा पॉइंट भी आपको समझना है। तीसरे पॉइंट में उसने आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रह्म समाज पूछा, और ये हमेशा से ट्रेंड रहा है कि एग्जाम में एक न एक प्रश्न जो धार्मिक आंदोलन हुए, जो धर्म सुधार के लिए या समाज को सुधारने के लिए सामाजिक सुधारक आंदोलन हुए, उनमें से एक प्रश्न हमेशा MPPSC ने पूछा है। तो अब जब हम MPPSC की तैयारी करना शुरू हों तो हम हड़प्पा से चीजें पढ़ने के बजाय हम वहां से पढ़ना शुरू कर लें जहां से एग्जामिनर खुद हमसे पूछ रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी का इतिहास की एक किताब पूछी उन्होंने, असहयोग आंदोलन पूछा उन्होंने, KM पाणिक्कर का एक कथन पूछा। आधुनिक भारत के अगर सिलेबस से पूछे गए प्रश्नों को मैं बहुत शांति से एनालिसिस करूं, समझूं, तो मुझे ये बात क्लियर हो जाएगी कि एक टीचर या एक स्टूडेंट या एक किताब आम तौर पर क्या पढ़ाती है। हमें पढ़ाया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, हमें पढ़ाया जाता है 1857 की क्रांति से लेकर के कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद क्या क्या हमने आज़ादी के लिए किया। अब देखिए एग्जामिनर का जो माइंडसेट है वो इससे बिल्कुल हट चुका है। एग्जामिनर ने वहां से एक भी प्रश्न पूछा ही नहीं, वो हमसे पूछ ही दूसरी तरीके के प्रश्न रहा है, और उसका जो भाव है पूछने का वो क्या है कि मैं आपसे एक कोटेशन पूछूंगा। तो क्यों ना हम आज जब तैयारी करना शुरू करें तो वो हम रटी रटाई तरीके की जो तैयारी होती है उसको छोड़ करके हम उस पैटर्न पे आ जाएं जिस पैटर्न पे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो मैं इतनी देर से आपके सामने एक बात जो प्रेजेंट करना चाह रहा हूं कि इतिहास को या किसी भी सब्जेक्ट को जब 10 यूनिट हम पढ़ेंगे तो उसमें उस तरीके को यूज करना जो कि आम है। हर एक टीचर आता है इतिहास में, हड़प्पा से कहानी शुरू करता है, वैदिक काल की बातें करता है, फिर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन के साम्राज्य से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगल तक आता है, और फिर आज़ादी की लड़ाई की बात कर लेता है। मैं भी इसी तरीके से पढ़ाऊंगा या पढ़ूंगा, लेकिन क्योंकि एग्जाम का पैटर्न हमसे कुछ विशेष बातें मांग कर रहा है तो हमें उन्हीं विशेष बातों को पढ़ना चाहिए, उन्हीं को विशेष महत्व देना चाहिए। इस तरीके की पढ़ाई अगर हम करते हैं तो सामान्यतः आपका हर एक जो पॉइंट है वो क्लियर होगा, हर एक टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, और MPPSC किसी भी टाइप का फिर प्रश्न बना ले आप उन सब चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। बहुत कुछ छोटी छोटी सी बातें हमें ध्यान रखनी है, आगे इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। मेरा तो स्टाइल ही ये होगा, मैं अब आपको रोजाना एक क्लास सुबह 8 बजे 8:30 बजे इसी समय पर एक विशेष क्लास शुरू करूंगा जिसमें हम क्वेश्चन के इन पॉइंट में से एक विशेष बात निकाल लेंगे। जैसे आज हम जो पढ़ाई करेंगे वो इस पॉइंट पर लेंगे कि अगर उसने इतिहास से क्वेश्चन पूछा है KM पाणिक्कर के कथन से, तो क्यों ना मैं बच्चों को पूरा इतिहास दुनिया भर की बातें पढ़ाने से सबसे पहले उन्हें वो पढ़ा दूं जो एग्जाम में आता है, और एग्जाम में आता है KM पाणिक्कर का कथन। तो ऐसे जितने भी इतिहासकारों के कोटेशंस हैं वो क्यों ना मैं एक लिस्ट बनाकर आप सबको रटवा दूं। हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रोजाना आपको एक क्लास उपलब्ध कराएंगे जिसमें 100 टॉपिक जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन पूरे के पूरे 100 टॉपिक्स में जो जो चीजें उसने पूछी है उनकी पूरी लिस्ट बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे।
अर्थात अगर उसने एक कोटेशन पूछा है तो हमें ये प्रोबेबिलिटी है कि अगली बार जब एग्जाम होगा 2025 का तो उसमें भी हमसे एक कोटेशन पूछा जाएगा। अब भले इस बार कोएकेम पाणिक्कर का पूछा, कि अगली बार किसी और लेखक का या और इतिहासकार का पूछ ले, हम आज की तारीख में ही सारे के सारे कोटेशंस को रट लेंगे, याद कर लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि हम अपनी एग्जाम के लिए तैयार हो जाएं। देखिए, पढ़ाई करना इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें इतिहास याद हो जाए, पढ़ाई इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारा एग्जाम निकले, और अगर एग्जाम निकालना है तो फिर एग्जाम के एनालिसिस के बेस पर पढ़ाई करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और ज्यादा सूक्ष्म रूप देता हूं मैं। हमने आपको ये बात बता दी है कि भाई मध्यकाल के इतिहास से कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा गया, तो मध्यकाल के इतिहास से अगर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया तो हमें भी उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। शॉर्टकट में वहां से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें पढ़ ली हैं। बहुत ज़्यादा इसमें घुस करके उसके एक एक पॉइंट को रट लें कि औरंगजेब अपने दाहिने पाँव में किस नंबर का जूता पहनता था, कौन से रंग का जूता पहनता था, इन सब बातों को हमें अभी साइड रखना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा को पास करना है। मैं पूरी तरह तैयार हूं आपको इस एग्जाम में के युद्ध में जिताने के लिए। अगर आपने भी अपनी कमर कस ली है, आपका जोश हाई है, तो रोज मेरे साथ जुड़कर याद कीजिए, याद करने से ही एग्जाम निकलेगा। आगे इसको और क्लियर करते हैं, मैं इसको और डीप में ले जाकर समझाना चाह रहा हूं। एक एक प्रश्न जो एग्जाम में इतिहास के इस 10 पहली यूनिट से उसने 10 प्रश्न पूछे, उन पर बात करेंगे। किस वेद में सभा समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया? एक सामान्य सा प्रश्न था कि वेद से क्वेश्चन बनाया गया कि भाई किस वेद की, अर्थात अगर मैं एक लिस्ट बना लूं अपनी कॉपी में जिसमें वेदों में किन किन बातों का वर्णन है, भाई हर एक वेद में 4-4, 5-5, 10-10 काम बताए गए हैं। जैसे अथर्ववेद में जादू टोने टोटके के बारे में बताया गया, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी ऐसा लिखाया बताया गया है। अभी आज हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज तो केवल माइंड सेट करना है, आपके दिमाग का जो खाका है उसे तैयार करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण और सामान्य सी बात है कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि भैया हमारी कॉपी में जो हमारा नोट्स हो, क्या उसमें एक ऐसी लिस्ट तैयार है कि ऋग्वेद की क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे ऋग्वेद की मैं आपको विशेषता बताता हूं कि इसमें सावित्री अर्थात सूर्य देव को की प्रार्थना की बात की गई है, अर्थात गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में है। तो ये हमें एक लिस्ट के रूप में रटा हुआ होना चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको वैसी तैयारी नहीं कराऊंगा कि जैसे हर प्लेस पर आप देखते होंगे कि एक टीचर आया, उसने एक सब्जेक्ट शुरू किया और वो उस सब्जेक्ट को आगे 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 पढ़ाते जा रहा है। नहीं, वो भी करना है। वहां से ज्यादा जरूरी है ये वाला पॉइंट कि जो 100 क्वेश्चन उसने हमसे एग्जाम में पूछे उनको हम बार बार याद कर लें, उसका पूरा कंटेंट हमारे पास हो। तो हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए जिसमें हम चारों वेदों की विशेषताएं और बहुत ज्यादा डीप में जाकर के पढ़े, एक एक पॉइंट को क्लियर करें। क्योंकि उसने यहाँ पूछा सभा समिति को किस वेद में प्रजापति की पुत्री कहा या पृथक बताया गया, तो वो डीप में याद होना चाहिए। अगर दूसरे प्रश्न को देखूं तो वो भी वेद से था, निम्नलिखित में से कौन से वेद सबसे अधिक प्राचीन है। बहुत कॉमन सी विशेषता है, जब हम वेद पढ़ते हैं तो पहली लाइन ये पढ़ाई जाती है कि पहला वेद ऋग्वेद था, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद था। सबसे आखिरी का वेद कौन सा था, ये बहुत बेसिक सी बातें शुरुआत में पढ़ा ली जाती है। तो ये कॉमन प्रश्न था, बेसिक सा, इस पर बहुत ज्यादा फोकस ना हो। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न अगर देखो तो आप समझेंगे कि एक आम जनता के बीच चलने वाले विषय योग के बारे में पूछा कि अष्टांग योग के किसके अंतर्गत अंतरंग साधना कहा जाता है, या अष्टांग योग के 8 जो पॉइंट्स होते हैं, उसके 8 अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं, उनमें किस एक का उपनाम अंतरंग साधना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, रटवाऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको ये इस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करे तो उसे उपनाम याद करने चाहिए। यहाँ हर एक चीज का एक संस्कृत नाम होगा, उपनाम होगा, वो हमें रटना होगा। और आगे बढ़ते हैं। क्षत्रिय वर्ण के उपनयन संस्कार किस मंत्र से किए जाते थे। तो जब हम संस्कार पढ़ते हैं उस समय यह भी बताया जाता है कि भाई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद हर एक व्यक्ति को संस्कारित किया जाता है या संस्कार किया जाता है, या उसको उस वर्ण के लिए। तो यहाँ एक व्यवस्था ये भी है कि हर एक वर्ण के लिए अलग अलग संस्कार बनाए गए, वही हमें रटना था। मैं अभी इन सब के आंसर्स पे नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो हम भटकेंगे।
मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रादेष्टा किस विभाग का से संबंधित है। अर्थात हम जब इतिहास पढ़ें तो हमारे दिमाग में ये बात याद हो कि जितने भी विभाग बनाए गए हैं उन सब के अध्यक्ष का नाम या उस विभाग का जो मूल नाम है उसका अर्थ क्या है, उसका काम क्या है, इसकी एक लिस्ट हमारे पास तैयार हो। मैं आज आपके दिमाग को इसी तरीके से ट्रेन करना चाहता हूं कि इतिहास को उस ल्यूसेंट के या किसी किताब के पैटर्न पे नहीं पढ़ो। आपका जो नोट्स तैयार हो, आपकी कॉपी जो तैयार हो, उसमें ऐसी लिस्टें हो। मुझे 100 लिस्ट हर स्टूडेंट के पास चाहिए जो एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए हैं। तो रोज मैं इसी तरीके से आपको एक एक पॉइंट, एक एक लिस्ट तैयार करवाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में आगे मैं देखूं तो गुहा मंदिर के में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो हमें मध्यकाल हुआ या आधुनिक काल हुआ या प्राचीन काल हुआ, उस समय जो इमारतें बनाई गई, जो बिल्डिंग्स बनाई गई, जो स्मारक बनाए गए, जो मंदिर बनाए गए, उन सब के निर्माणकर्ताओं के नाम और उनकी लोकेशंस की वो कहाँ पर है, इसका एक लिस्ट जो कि ल्यूसेंट में ही लास्ट में दिया हुआ है कॉमन रूप में, वो बहुत अच्छे से रट लेना चाहिए। आज हम कुछ होमवर्क्स भी आपको साथ में दे देंगे ताकि आपका रटने का काम शुरू हो जाए। कल से मैं खुद आपको कुछ चीजें याद कराना शुरू करूंगा। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन की हमें किताब और उनके लेखकों के नाम याद करने होंगे। तो इतिहास में पूरी आधे घंटे की इस क्लास में मैं आपको इतनी देर से एक ही पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हम किसी एक सामान्य स्टूडेंट जैसा इतिहास को पॉइंट टू पॉइंट वैदिक काल, हड़प्पा जैसा ना पढ़ते हुए वहां जहां से प्रश्न बन रहे हैं उन पॉइंट्स की लिस्टें तैयार करके कोडिंग और कनेक्टिंग प्रोसेस के माध्यम से सीधा रट लें, वो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। मैं सीधे तौर पर यूं कह दूं कि जो 100 प्रश्न एग्जाम में पिछली बार पूछे, मैं अभी कुछ दिन से आप सब लोगों के लिए बहुत सारे पेपर्स बना रहा था, और जब मैं खुद पेपर बना रहा था तो ये किसी भी इंसान की टेंडेंसी है कि उसके दिमाग में जो चीज़ें याद रह जाती हैं वो उन्हें बार बार रिपीट करता है। तो हमारी एमपीपीएससी का पेपर भी इसी पैटर्न पे बनाया जाता है, क्योंकि बनाने वाला व्यक्ति तो हमेशा वही होता है। अगर उसने एक बार हमारे पेपर में एक कोटेशन डाला हुआ है के एम पाणिक्कर का, तो अगले एग्जाम में भी किसी न किसी इतिहासकार का कोटेशन होगा। इस बात की प्रबल संभावना होती है, बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो क्यों ना जब मैं पीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो मैं पहले सारे कोटेशंस रट्टा मार लूं, जो कि आज मैं इस क्लास में आपको करवाने भी वाला हूं। मैं आज आपको सारे कोटेशंस जो मुझे ठीक ठाक लगे वो सारे याद करवाऊंगा। और आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया? तो हमें ये भी याद हो कि भाई हम केवल आज तक जो पढ़ाई करते आए हैं उसमें हम क्या करते थे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की। नहीं, हमें यहाँ 2 पॉइंट और जोड़ने होंगे कि ब्रह्म समाज की या किसी भी समाज की, वेद समाज की, आर्य समाज की या सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, उसका आचार्य कौन था। ये पॉइंट हमें अपनी किताब में ऐड करना होगा। किताबों में अभी ये पॉइंट नहीं है, स्टूडेंट भी इसे नहीं पढ़ते, लेकिन अब क्योंकि पीएससी इस बात पर फोकस करवाना चाहता है तो हमें वो याद करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। सेम पैटर्न पे एक बात और मैं आपको बताता हूँ। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार के बहिष्कार करने का आह्वान किया? हम जब किसी इतिहास के मूवमेंट्स का या आंदोलन को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? वहाँ हम पढ़ते हैं कि आंदोलन कब हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया और इसमें कौन सी घटना घटित हुई। यहाँ क्वेश्चन पूरी तरह हटके है। क्या पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने किसी एक का बहिष्कार करने, किसी राजा या रानी का बहिष्कार करने की बात की थी। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम आगे पढ़ाई करें तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ छोड़नी नहीं है, ताकि हम पूरी तरह तैयार कर सकें अपने आप को। और आगे अगर बढ़े तो आप सेकेंड यूनिट पे चलेंगे, लेकिन मैं आज आपको सेकेंड यूनिट का एनालिसिस नहीं करवा रहा हूँ। सेकेंड यूनिट के एनालिसिस में 10 अलग अलग पॉइंट्स हैं। खैर यहाँ से 9 प्रश्न पूछे गए, एक क्वेश्चन उन्होंने हिस्ट्री के बजाय जियोग्राफी से ऐड कर दिया। ये पॉइंट आपके दिमाग में सेव हो कि एक क्वेश्चन उन्होंने हिस्ट्री के बजाय जियोग्राफी से पूछ लिया है, 9 क्वेश्चन ही इतिहास से पूछे गए। इसको मैं जल्दी जल्दी बढ़ा लेता हूं क्योंकि कल हम इसके एक एक पॉइंट को एनालिसिस करेंगे। आज हम आगे जो काम करने वाले हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मैंने आपको कहा कि भाई एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे गए और 100 प्रश्नों का एक एक पैटर्न था। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन की याद दिलाता हूं कि एग्जामिनर ने हमसे खेसारी दाल पूछी। बड़ा कॉमन प्रश्न था, लेकिन मुझे याद नहीं था। जब एग्जाम में पूछा गया तो मुझे वो एक क्वेश्चन याद नहीं था। बहुत सारे बच्चों को याद था क्योंकि कॉमन प्रश्न है।
लेकिन इस बात से हमारी एक समझ विकसित होनी चाहिए, और वो समझ क्या है? वो समझ ये है कि एग्जामिनर हर पिछले 2-3 सालों से लगातार आयुर्वेद के किसी न किसी एक प्रोडक्ट को हमसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी बीमारी का उपचार किस प्रोडक्ट से होता है। अगर आपको याद हो तो पिछले एग्जाम में उसने हमसे घृत कुमारी अर्थात एलोवेरा पूछा था। अगर आपको और अच्छे से याद हो तो उससे पहले वो हमसे आयुर्वेद का ही एक और तत्व पूछ चुका है, और अब वो हमसे इस बार के एग्जाम में खेसारी दाल पूछ लिया। इसका मतलब एग्जामिनर की माइंडसेट ये है कि 100 प्रश्न में से एक प्रश्न ऐसा हो जिसमें स्टूडेंट को आयुर्वेद के किसी न किसी एक बीमारी का उपचार करने वाले आयुर्वेदिक तत्व के बारे में जानकारी हो। तो क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मेरा ये पहला धर्म कर्तव्य है कि भाई मैं एक लिस्ट आज ही तैयार कर लूं जिसमें मुझे सारे आयुर्वेदिक चीजें जिनसे जिस जिस बीमारी का उपचार होता है वो याद हो जाए। अब मैं एक अच्छा स्टूडेंट बनूंगा। देखो, हर बच्चा वैसी तैयारी करता है, जैसे कैसी तैयारी करता है, हर बच्चा वैसी ही तैयारी करता है जैसे एक किताब उठाई, पहला पन्ना पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा। नहीं, मैं जिन 100 बच्चों को एग्जाम में पास कराने की बात कर रहा हूं, अभी तक 56 स्टूडेंट हमारे कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन जल्दी ही जो 100 पूरे हो जाएंगे तो एडमिशन हम क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब उन 100 स्टूडेंट से मुझे जान पहचान करनी है, उनकी कमियां निकालनी है, उनको मार कर कूट करके उनके दिमाग को चेंज करके, उनके माइंडसेट को चेंज करके मुझे अब उन 100 स्टूडेंट को पास कराना है। मैंने इस 2025 की पीएससी के लिए ये एकमात्र लक्ष्य निर्धारित किया है कि कुछ भी हो जाए मैं उन 100 बच्चों के लिए भले ही खाना छोड़ू या जागना छोड़ू। जैसे आज जैसे मुझे पहली क्लास लेने के लिए बहुत लंबी दूरी से यहाँ आना पड़ा, आज मैं रोज रेगुलर की जैसे क्लास नहीं ले रहा हूँ, किसी और स्टूडियो से ये क्लास ली जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था है ही नहीं, इसलिए हमें थोड़ा अलग से व्यवस्था जुटानी पड़ी, इसी में थोड़ा सा टाइम भी लगा। मूल बात यह है कि जो 100 स्टूडेंट होंगे उन 100 स्टूडेंट को मार कर कूट करके जैसे भी मुझे तैयार करना पड़े मैं इस एग्जाम में उनको पास कराऊंगा। और आपने मेरा जो पैटर्न है, मैं पिछले आधे पौन घंटे से आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों हर बार जैसी तैयारी करते हैं वैसी इस बार मत करना। इस बार मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरी उंगली पकड़ करके तैयारी करो। मैं आपको पहले दिन तैयारी करने, देखो नोटिफिकेशन या वो जो सूचना आई थी पीएससी की ओर से उसको 15-20 दिन हो चुके हैं, लगभग 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। आज तक क्या आपने इसे एनालिसिस किया कि मुझे पढ़ना क्या है? नहीं, हम सब लोग कछुए की चाल से या भेड़ की चाल से वो सब पढ़ना शुरू कर दिए जो सब पढ़ते हैं। और अगर सब पढ़ने वाला पार्ट हम भी करने लगे तो हम में और उन बच्चों में कोई डिफरेंस हो ही नहीं पाएगा। मैं अपने उन 100 बच्चों के लिए विशेष पॉइंट बोल रहा हूं कि पिछले एग्जाम के पेपर को आज दिन भर बार बार पढ़िए, कम से कम 25 बार पढ़िए, 5-6 बार 10 बार उसको पढ़िए। हर एक प्रश्न को पूछने का कारण पता कीजिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे उसने पिछली बार हमसे एक ट्यूरिंग टेस्ट पर क्वेश्चन पूछा था। जब ट्यूरिंग टेस्ट वाले क्वेश्चन को मैं एनालिसिस कर रहा था तो मुझे पता चला कि यार 2014 में एक मूवी रिलीज हुई थी हॉलीवुड की, और इस हॉलीवुड की मूवी को शायद उस पेपर बनाने वाले ने देख लिया, इसलिए उसने ये क्वेश्चन एग्जाम में डाल दिया, क्योंकि कोई रिलेवेंस ही नहीं थी। अगर उसको एआई या रोबोट पूछना था तो उसके पास हजारों प्रश्न थे, लेकिन फिर भी उसने ट्यूरिंग टेस्ट का जन्मदाता या ट्यूरिंग टेस्ट क्यों किया जाता है ऐसा प्रश्न बनाया। इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको याद होना चाहिए कि भाई जो आज की तारीख में न्यूज में है, जो करंट में है, वो बातें हमें याद हो। तो अब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि भाई ऐसे जितने भी पॉइंट्स हमारे एग्जाम से इन 100 प्रश्नों से निकल सकते हैं वो सब हम याद कर लें। जैसे कि अब मैं आपके सामने एक पॉइंट रखा हूं कि अगर हमें ये समझ आ गया है कि भाई एग्जामिनर हमसे एक कोटेशन पूछता है, बार बार वो एक कोटेशन हमसे पूछ लेता है, कभी वो किसी समाजशास्त्री का या किसी रचनाकार इतिहासकार का कोटेशन पूछता है, कभी वो किसी स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी का कोटेशन पूछता है, तो क्यों ना मैं अपनी तैयारी को उस पैटर्न पे करूं जिस पैटर्न पे एग्जामिनर चाहता है। तो एग्जामिनर क्या चाहता है शायद मैं इतनी देर में आप सबको समझा चुका हूं। इन शॉर्ट बहुत शांति से फिर से एक बार रिपीट करता हूं, तैयारी वैसी मत करो जैसी सब करते हैं।
सब पास नहीं होते हैं। एग्जाम में अगर 2 लाख बच्चे बैठते हैं तो उसमें से केवल 2000 या 5000 लोग पास होते हैं। तो ये जो 2000 लोग पास होते हैं, ये क्या ऐसा विशेष कर जाते हैं? तैयारी तो उतनी ही करते हैं, टाइम सबके पास उतना ही है, पढ़ाई उतनी ही करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, वो वही सटीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। और आप उल्टी सीधी चीजें, अनावश्यक चीजें पढ़ने में लगे रहते हैं, इसलिए आप फेल हो जाते हैं और वो बच्चा पास हो जाता है। 100% की बात यह है कि 2024 का क्या जो पैटर्न है, नया एग्जाम का पैटर्न आया है, उससे अभी केवल एक ही एग्जाम हो पाई और उसमें 100 प्रश्न हमसे जो पूछे हैं, उन 100 प्रश्नों को के कंटेंट को रटना है। अब के कंटेंट को रटने का अर्थ ये नहीं है कि उस प्रश्न के उत्तर को रट लें, ये नहीं करना है। हमें तो ये समझना है कि अगर एग्जाम में वो ब्रह्म समाज का आचार्य पूछा है तो क्यों ना मैं अपने नोट्स में पहले ही दिन एक लिस्ट बना लूं जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, जितने भी हिंदू समाज, हिंदू महासभा, सबकी नाम लिखूं, उनकी स्थापना का वर्ष लिखूं, उनका संस्थापक लिखूं और उनका आचार्य लिख लूं। ये हमारी समझ बोलनी चाहिए। और जब हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम पास होने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। बहुत अनावश्यक पढ़ाई मत करो, वो करो जो एग्जाम पूछ रही है। और वो कैसे पता चलती है? वो पेपर के एनालिसिस से पता चलती है। रोज एक एक पॉइंट मैं अब आपके सामने रोज लेकर आऊंगा और रोज आपकी कॉपी में एक नोट्स तैयार करवाऊंगा, रोज एक पॉइंट रटेंगे। जैसे पिछली बार एग्जाम की तैयारी के समय अगर बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए थे तो उनको मैंने एक 50 क्वेश्चन की या 50 टॉपिक की लिस्ट तैयार करके दी थी कि बच्चों इन 50 पॉइंट्स को याद कर लेना। उसमें एक पॉइंट हमने जनगणना लिखा था। अब एग्जाम में जनगणना से 2 प्रश्न पूछे गए, तो इसका मतलब ये कि अगर मैंने आपको 50 क्वेश्चन की 50 पॉइंट्स की लिस्ट बनाकर दी थी, उसमें से करीब 34 क्वेश्चन सीधे के सीधे उठ करके आ गए, तो अब आपको 100 की 150 की लिस्ट में दूं जिसमें से 80-85 प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाए। और उनकी शुरुआत आज से हुई। आज आपके लिए पहला पॉइंट जो याद करने का रहेगा वो एग्जाम में पूछे जाने वाले कोटेशंस का होगा। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन जो मुझे लगता है वो सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। बहुत आसान और बहुत सरल सा कोटेशन जो कि भगत सिंह ने बोला था। भगत सिंह का कोटेशन है, याद रख लेना। एग्जामिनर कल इसको छाप दे, किसे पता एग्जामिनर कर क्या रहा है। एक एक कोटेशन छाप रहा है। पहला कोटेशन मैंने आपको बोल दिया, इसका लिस्ट आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, लिस्ट फॉर्मेट में मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप सब इसे आराम से, शांति से बैठकर हाथ से लिखें और याद करें कि यार ये कोटेशन हमें अब याद होना चाहिए। दूसरा कोटेशन है, कायरता से ही कहीं ज्यादा अच्छा है लड़ते लड़ते मर जाना। ये किसका कोटेशन है? महात्मा गांधी का। कि वो खुद देखो, वैसे गांधी जी ने अहिंसा को अपनाया था, मतलब वो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन फिर हमें दूसरा पॉइंट याद रहे कि उन्होंने एक बार ये भी कहा कि कायरता से अच्छा है मरते मरते लड़ जाना है। दोनों कोटेशन आपको रटा जाने चाहिए। मैं और बता रहा हूं, ऐसे में करीब 150 कोटेशन आपको एक लाइन में एक लिस्ट बना करके प्रोवाइड करूंगा। जैसे इनकलाब जिंदाबाद किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, ये कोटेशन किसका है? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। आप सबको ये याद रखना है, रटा हुआ होना चाहिए कि भाई किसने जवाहरलाल नेहरू को देशभक्त और मोहम्मद अली जिन्ना को राजनीतिज्ञ की उपाधि दी थी। तो नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, मौलाना अबुल कलाम आजाद का कोटेशन है। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोख करके इसका किनारे से पानी सोख कर टेम्स नदी में बहा देती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है जो यूपीएससी जैसा एग्जाम पूछ चुका है और ये जॉन सुलीवन ने कहा था, याद रखना। जॉन सुलीवन का कोटेशन है कि गंगा से पानी सोख करके हम टेम्स में ले जाते हैं। ये कोटेशन किसका है? जॉन सुलीवन का, याद रख लेना। ऐसे में बहुत सारे कोटेशन आपको याद कर रहा हूं। अब देखो, मैं जो आज आपके दिमाग में समझाने की बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने की बात कर रहा हूं वो ये है
कि अगर आप कोई भी बच्चा पूरा इतिहास पढ़ भी ले तो वहाँ कोटेशन वो कभी पढ़ता ही नहीं है, जबकि एग्जामिनर कोटेशन पूछ रहा है। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी की शुरुआत उन कोटेशन से ही करें, उन प्रश्नों से ही करें जो हमसे पूछे जाएंगे। दूसरा कोटेशन पे आते हैं, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये महात्मा गांधी का कोटेशन है, MPPSC भी पूछ चुकी है इस प्रश्न को। और आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और आगे बढ़ो, अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें और अच्छे अच्छे कोटेशंस याद होंगे, याद करने हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील होगी, ये लाला लाजपत राय ने कहा था जब 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते करते लाला लाजपत राय को लाठियों के प्रहार से मार दिया गया था, घायल कर दिया गया था। तो उस समय उनके मुंह से ये बात निकली थी कि मेरे सर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की कील या फोल या नींव साबित होगी। ये लाला लाजपत राय का कोटेशन याद रखना। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए भी मेरा यहाँ बहुत ही बड़ा शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनो। ये दो कोटेशन है, मिक्स हो गए। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है, एक इसका कोटेशन है, ये लॉर्ड कर्जन का कोटेशन है, आप लोग याद रखेंगे, ये रटना है हमें। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, दो कोटेशन चिपक गए हैं, दूसरे वाले को छोड़ दो। यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं तो हम अपने प्रयासों में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। ये आप पे भी लागू होता है। अधिकांश लोग जो आपको अभी तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे होंगे वो MPPSC का जब नोटिफिकेशन आता है तब तैयारी करते हैं। कोई बात नहीं, तब भी करो लेकिन अच्छे से कर लो, बहुत बेहतरीन वाली तैयारी हो, हमारा हर एक मिनट हर एक सेकंड हमारे PSC से जुड़ा हुआ हो। अब हमें सारे एक्सक्यूज छोड़ देने चाहिए कि मुझे बच्चे पालने हैं, कि मुझे खाना बनाना है, कि मुझे खेत पर जाना है, कि मुझे फलाना करना है, कि मुझे नौकरी करनी है। नौकरी करनी है 2 महीने के लिए ड्रॉप ले लो, बच्चे पालने हैं तो कुछ सब्सटीट्यूट ढूंढ लो, खाना बनाना है तो बाई रख लो। 2-3 महीने की तो बात है। PSC अगर निकालना इतना बड़ा सपना देख रखा है तो फिर थोड़ा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राते हैं तो हम अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सकते। ये किसका कोटेशन है? ये बाल गंगाधर तिलक का कोटेशन है कि भाई साल भर में कांग्रेस एक अधिवेशन करती है और थोड़ा बहुत विरोध कर लेती है एक आध आंदोलन के माध्यम से, तो ऐसे तो देश आजाद नहीं होगा, ऐसा वो कहना चाहते थे। अब क्योंकि बेस बात बता दी तो आपको ये कोटेशन याद हो जाएगा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो बार बार अलग अलग पिक्चरों में, मूवीज में यूज किया गया है। आपको याद रखना है कि भगत सिंह ने कहा था कि भाई क्रांति की जो तलवार है उसमें धार वैचारिक अर्थात आपके दिमाग में जो विचार पैदा हो रहे हैं उन पर रगड़ने से आएगी। बार बार आइडिया सोचो कि कैसे अंग्रेजों को भगाना है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। अब देखो ये कितना महत्वपूर्ण कोटेशन है जो CDS की एग्जाम बार बार रिपीट करती रहती है। क्या कोटेशन है कि भारत एक बंदी गृह है। चित्तरंजन दास ने जब 1923 में एक पृथक संस्था बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर, तो उस समय उनको जेल भेज दिया गया था। तो उन्होंने ये कोटेशन बोला था कि पूरा भारत ही एक बंदी गृह, मुझे कौन से जेल में डाल लोगे। कितनी आसान भाषा में ये बात हमें याद रहनी है कि चिंता मत करो, पूरा भारत ही एक बंदी गृह है, याद हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, ऐसे खूब सारे कोटेशंस हमें याद करने। और आगे बढ़ो, ये कोटेशन बार बार मूवीज में दिखाया गया, आराम हराम है। भाई ये गांधी जी ने नहीं कहा था, जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन है। आराम हराम है किसका कोटेशन है? जवाहरलाल नेहरू का। वंदे मातरम, ये कोटेशन एग्जाम पूछ चुकी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की है। वंदे मातरम के रचयिता, उसके लेखक या उसे बोलने वाले का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वेदों की ओर लौटो, अब ये ट्रेंडिंग प्रश्न है जो MPPSC जो दूसरी एग्जाम्स लेती है फॉरेस्ट का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें अभी पूछा है ये प्रश्न कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, याद रखना। यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे।
कितना महत्वपूर्ण कोटेशन है। जब सरदार वल्लभ भाई के सामने ये प्रस्ताव जाता है, हम आगे बढ़ते हैं, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर ही कटवाना बेहतर समझा। ये किसका कोटेशन है? बहुत महत्वपूर्ण इतिहास का कोटेशन है। ये कोटेशन जवाहरलाल नेहरू ने तब कहा था जब हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भैया आपके दिमाग में मतलब सर में दर्द था, आपने सर कटवा लिया, ये कैसी समस्या का सॉल्यूशन है? तो ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने सिर दर्द का छुटकारा पाने के लिए सिर कटवा लिया। याद रखिएगा आप सब लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हमें एक कोटेशन मिलेगा, भारत का विभाजन मेरे लाश पर होगा, जब तक मैं जीवित हूं भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। ये किसका कोटेशन है? आप सबके दिमाग में ये आदमी सेव है। जब जेब में से एक भी नोट निकालते हैं तो उन्हीं का फोटो दिखाई देता है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई भारत का विभाजन तो मैं नहीं होने दूंगा, भले ही मेरी लाश के ऊपर के मतलब मेरे मरने के बाद आपको विभाजन करना पड़े। महत्वपूर्ण कोटेशन है, अलग अलग मूवीज में इसे प्रेजेंट किया गया है। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में मतलब बदले में हमें पत्थर मिले। ये किसका कोटेशन है? महात्मा गांधी का कोटेशन है। मैं ये क्यों करवा रहा हूं आप सब लोगों को बहुत सारे कोटेशंस? इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम आजकल 100 प्रश्नों में से एक प्रश्न कोटेशन जरूर डालती है, और अगर हमने ये सारे कोटेशन रट लिए, याद कर लिए, बहुत अच्छे से याद कर लिए, तो हमारा 1 नंबर तो आज की पहली ही क्लास में पक्का हो जाएगा। तो याद रखना, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में हमें पत्थर मिले। ये कोटेशन है, वैसे मूवी का डायलॉग लग रहा है ना, तो मूवी के डायलॉग जैसे ये कोटेशन भी महात्मा गांधी ने ही बोला था। और आगे बढ़ो, जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि और उत्तम होता है। ये किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो, और वेदों में लिखा हुआ है कि खुद का शासन सबसे अच्छा शासन है। और वही बात दयानंद सरस्वती ने फिर से कह दी कि जो स्वदेशी होता है वह सर्वोपरि और उत्तम होता है। दयानंद सरस्वती का कोटेशन है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक का कोटेशन है। भारतीय संस्कृति पूरी तरह हिंदू है, ना इस्लाम और ना ही कुछ अन्य। ये भी कोटेशन गांधी जी का है। बहुत सारे लोग जो कम्युनिस्ट लोग जो कि डिबेट करते रहते हैं कि गांधी जी ने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया, मुस्लिमों का लिया या नहीं लिया, वैसे लोगों के लिए कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई गांधी जी खुद कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति तो हिंदू संस्कृति है, उसमें मुस्लिम संस्कृति का समावेश है लेकिन अलग से दिखाई नहीं देती है, वो उसी के अंदर है। कोटेशन याद रखना, भारतीय संस्कृति पूरी तरह हिंदू है, ना इस्लामी और ना कुछ और, केवल हिंदू संस्कृति है भारत में। और आगे बढ़ते हैं, दास्ता का चार्टर, जो अंग्रेज कानून बनाते थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, जैसे मार्लियामेंटो सुधार हुआ, उन सब कानूनों को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। अंग्रेजी कानूनों को किसने दास्ता का चार्टर कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। इंकलाब जिंदाबाद हम कर चुके हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये MPPSC पूछ चुका है प्रश्न। मोहम्मद इकबाल, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर भगत सिंह लगा के आ जाएंगे, नहीं, याद रखना, सारे जहां से अच्छा के लेखक, सारे जहां अच्छे गीत के गाने वाले मोहम्मद इकबाल थे। हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता, ऐसा एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था जब हम 1909 का सुधार करने वाले थे, 1919 का सुधार करने वाले थे। याद रखना, लॉर्ड एटली ने यह कहा था, क्लीमेंट एटली की मैं बात कर रहा हूं, जो 1945 में बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाए, प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। तो इन्होंने कहा था कि हम अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए बहुसंख्यकों पर कुछ थोप नहीं सकते। ये कोटेशन महत्वपूर्ण है, आज भी उपयोग किया जाता है बहुत सारे डिबेट्स में। तो ये क्योंकि आजकल यूज होने वाली नई नई चीजें हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कहीं एग्जामिनर पेपर सेट करने से पहले किसी टीवी चैनल की, न्यूज चैनल की डिबेट ना सुन रहा हो और वहां उसने किसी ज्ञाता का ऐसा कोई कोटेशन सुन लिया और वो एग्जाम में छाप दे। याद रखना, तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल का कोटेशन है, नारा है, याद रखना। राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं, ये किसने कहा? अब भी पूछा है एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, कि राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। भारत भूख से मर रहा है,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। एमपीपीएससी ने 2019 का जो पेपर बनाया था उसमें इस कोटेशन की इंपॉर्टेंस रोल थी। वहां क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि भारत भूख से मर रहा है, ये किसका कोटेशन है, ये दादा भाई नौरोजी का कोटेशन है, लेकिन ये उसी किताब का प्रश्न था जो एग्जाम में पूछा। वहां पूछा गया था कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसकी है, किस लेखक की लिखी हुई, दादा भाई नौरोजी की है। और इस किताब के अंदर बहुत सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत भूख से मर रहा है, अंग्रेज भारत का धन लूट करके विदेशों में ले जाते हैं, जिसे धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने कहा। और यहाँ से प्रश्न एक न एक पूछा ही जाता है, तो मैं नए तरीके से आपको चीजें बता रहा हूँ। और आगे बढ़ते हैं। गांधी अर्धनग्न फकीर है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, क्योंकि ये कोटेशन एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है, क्योंकि अभी इस कोटेशन को बीजेपी के एक प्रवक्ता ने बार बार उपयोग किया। तो ये क्योंकि नहीं हो गई फिर से चीजें, 100 साल बाद फिर से किसी ने इस कोटेशन को यूज कर लिया, अब समाचार में आने लगा, इसलिए एग्जाम पूछ सकती है कि कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने कहा था। याद रखना अश्विनी कुमार दत्ता ने कहा था। अश्विनी कुमार दत्ता ने कहा कि कांग्रेस तो 3 दिन का तमाशा है, साल भर में 3 दिन के लिए अधिवेशन करते हैं और कुछ काम करते ही नहीं है। और आगे बढ़ो। पब्लिक सेफ्टी बिल भारतीय गुलामी का नंबर 1 विधेयक ही, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। और आगे बढ़ो। राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए और भारतीयों के हित के लिए ह्यूम साहब के नेतृत्व में हुआ। ये एनी बेसेंट ने कहा। कितना खतरनाक सा सेंटेंस है कि भाई भारत की रक्षा के लिए कांग्रेस बनी। अब कांग्रेस ही अपने आप को डिफेंड करने के लिए इस कोटेशन का उपयोग करते हैं कि एनी बेसेंट, हम नहीं कह रहे हैं, एनी बेसेंट ने कहा था कि भाई भारत की रक्षा के लिए बनी है कांग्रेस। भारत ने अपने आवाज को कांग्रेस से मिल पाई है, मतलब भारत की जो आवाज है वो कांग्रेस है और कांग्रेस ने ही भारत को आवाज दी है, ऐसा कोटेशन कहा मदन मोहन मालवीय ने। और उस जमाने में ये सही भी हुआ करता था। हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है। ये किसका कोटेशन था? याद रखना ये बाल गंगाधर तिलक का कोटेशन था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है, क्योंकि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। याद रखना। गांधी जी मुस्लिम गोखले बनना चाहते हैं। गांधी जी के ऊपर व्यंग कसते हुए एक कोटेशन कहा गया, और ये कोटेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था जब गांधी जी मुस्लिमों में भी प्रिय हो रहे थे खिलाफत आंदोलन के समय, तो उसके बाद ये कोटेशन सामने आया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि गांधी जी जो है ना वो मुस्लिमों के गोखले बनना चाहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात हो रही है, जो महात्मा गांधी के गुरु भी थे। क्रिप्स मिशन पाकिस्तान का उपहास है, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो उसने प्रस्ताव रखा था कि भाई पाकिस्तान के लिए इतनी सीटें हम रिजर्व कर देते हैं या मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर देते हैं। तो उन्होंने हंसी उड़ाते हुए कहा कि भाई ये जो क्रिप्स मिशन है ये पाकिस्तान के लिए उपहास है। आगे बढ़ो। तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, ये वैलेंटाइन शिराल का कोटेशन है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैं वही चीजें आप सबके सामने परोस रहा हूं, रख रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना। अगले कोटेशन पर चलते हैं। अरविंद घोष। अरविंद घोष का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, आर्यविल्य आश्रम बनाया इन्होंने। भारतीय असंतोष के परिणाम है, वो कोटेशन भी वैलेंटाइन शिराल का ही है। दोनों कोटेशन एक साथ याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम भारत माता की 2 आंखें हैं। कितना अच्छा कोटेशन था, उस समय के लिए सार्थक था जब खिलाफत आंदोलन में दोनों एक साथ लड़ रहे थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी। कोटेशन बोलने वाले का नाम है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत माता की 2 आंखें हैं। याद रखिएगा। शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है। शिमला सम्मेलन को दुर्घटना किसने बताया? अब्दुल कलाम आजाद ने बताया। अगर मनुष्य में दिव्यता हो सकती थी तो वह नौरोजी में थी, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, ये भी याद रख लेना। करजन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया। अब करजन की तुलना औरंगजेब से करने की बात अभी अभी कुछ समय सामने आई है। समय पहले एक डिबेट में कोटेशन किसी एक राजनीतिज्ञ द्वारा यूज किया गया है। आप याद रखेंगे कि ये कोटेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि
अंग्रेजों ने वही किया जो औरंगजेब ने किया है, याद रखना। जिन्ना विभाजन चाहता है या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये कोटेशन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, क्योंकि जब ये गहमा गहमी चल रही थी कि भारत के दो टुकड़े होने चाहिए, भारत को पाकिस्तान और भारत में विभाजित होना चाहिए नहीं, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल का सीधा स्टैंड था कि होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहे, क्योंकि बाद में रोज लड़ेंगे। तो ये अनेक समस्याओं का हल है कि ये एक समस्या हम पाल लें और भारत का विभाजन कर लें। इसलिए कोटेशन बोला गया कि जिन्ना का भारत का विभाजन चाहते हैं, इससे मतलब नहीं है, हम खुद चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो जाए। अगला कोटेशन है, इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, पहले आईसीएस थे ये भारत के, भारतीयों में पहली बार अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी बना तो वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। जो यूपीएससी आज का एग्जाम है, उस समय इंपीरियल एग्जाम हुआ करता था और उसे पास करने वाले भारत के पहले व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा गया कि गोखले स्वशासन के महान देवदूत हैं। तो गोखले को देवदूत किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने कहा। गोखले भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ हैं। ये कोटेशन भी याद रख लेना। ये कोटेशन मोतीलाल नेहरू ने कहा था भाई कि भारत के देवदूत हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले को कूटनीतिज्ञ उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने कहा। क्रिप्स मिशन शैतानों का वकील है। मोहम्मद अली जिन्ना जब इस डिबेट में पढ़े कि क्रिप्स मिशन पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तब उनके समर्थन में जवाहरलाल नेहरू ने भी एक कोटेशन कहा कि क्रिप्स मिशन तो शैतान वकीलों की चाबी है या शैतान वकीलों की देन है। और ये कोटेशन याद रखना जवाहरलाल नेहरू का है। क्रिप्स मिशन एक ऐसा बैंक का चेक है जो टूट चुका है या जो नष्ट हो चुका है। बार बार एग्जाम में पूछ चुके हैं एग्जामिनर, एमपीपीएससी के मेंस एग्जाम तक में ये प्रश्न आ गया कि ये कोटेशन किसने बोला था। याद रखना जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। और इसी के जैसा एक सेम कोटेशन और भी है, जो बैंक डूबने वाला है, ये के एम मुंशी का कोटेशन सेम था। आगे बढ़े, हिंदू मुस्लिम मुख्यतः दो राष्ट्र हैं। ये कोटेशन किसका है भाई? हिंदू मुस्लिम मुख्यतः दो राष्ट्र हैं। आज की तारीख में हिंदूवादी विचारकों में सबसे पहले नंबर पे आते हैं वीर सावरकर। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं। ये याद रखिएगा सब लोग। और आगे बढ़ते हैं, भारत एक और सूत्र में बंधा राष्ट्र नहीं माना जा सकता, कि एक सूत्र में थोड़ी बंधा है। भारत में हिंदू भी और मुस्लिम भी, इसलिए दो सूत्रों में बंधा हुआ है, इसलिए दो देश होने ही चाहिए। ये वीर सावरकर का कोटेशन था। मैं स्थापित भारत में मरना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र भारत में मरना चाहता हूं, कोटेशन था। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, परंतु मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, ये मोतीलाल नेहरू ने कहा था। और आगे बढ़ो, भारत के मुस्लिम स्वतः ही एक देश है। भारत के मुस्लिम जो हैं वो अपने आप में एक देश हैं, ये कहने वाले इतिहासकार रहे जफखल हुसैन, याद रखिएगा नाम। मैं विद्रोही हूं क्योंकि मैंने स्वराज से विद्रोह किया, कि मैं विद्रोही हूं, मैं स्वराज के लिए विद्रोह करता हूं, मैं स्वराज के लिए विद्रोही बनता हूं। ये सारे कोटेशन याद रखिएगा चित्तरंजन दास के हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य थे। 1923 में इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के अपनी खुद की एक पार्टी बनाई थी, इसलिए इनके बारे में कुछ लोग विद्रोही विद्रोही शब्द का उपयोग करते हैं। तो उन्होंने खुद को कह दिया कि भैया मैं विद्रोही हूं, अगर मुझे देश को आजाद कराने के लिए विद्रोही बनना पड़े तो मैं बनूंगा। तो उन्होंने भरी सभा में कहा था कि मैं विद्रोही हूं, और ये कोटेशन याद रखना, मैं विद्रोही हूं, स्वराज विद्रोह की आवश्यकता है। ये कोटेशन चित्तरंजन दास का है। हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक चुनने को कहा गया, अब क्या चुने? गोविंद वल्लभ पंत का कोटेशन है कि हमें या तो पाकिस्तान चुनना पड़ेगा या आत्महत्या करनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने दो ही ऑप्शन हमारे सामने छोड़े। ये जीवी पंत का कोटेशन है, याद रख लेना। हमारा नारा है नष्ट करो नष्ट करो, ये भी चित्तरंजन दास ने कहा था। मैं विद्रोही हूं और मैंने कांग्रेस से विद्रोह किया, ये भी चित्तरंजन दास का कोटेशन है। वो सारे एक जैसे विद्रोह वाले कोटेशन चित्तरंजन दास के ही हैं। भगत सिंह और इकबाल को एक ही अर्थ में लिया जाना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि भाई भगत सिंह और इकबाल, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि भगत सिंह कह दो या इकबाल कह दो, दोनों एक ही अर्थ रखते हैं। दोनों देश को आजाद कराना चाहते हैं और दोनों ने अपना बलिदान देश को आजाद कराने के लिए दिया, इसलिए दोनों का एक ही अर्थ है। ये सुभाष चंद्र बोस का कोटेशन है।
मैं भारत का भिखारी हूँ, ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मदन मोहन मालवीय ने उस समय अंग्रेजों के समय जो संस्था हुआ करती थी, सीनेट या संसद हुआ करती थी, उसमें ये कहा था कि मैं भारत का भिखारी हूँ, मैं भारत के लिए ही चीजें मांगता हूँ, मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। सारे हिंदुत्व प्रणाली पश्चिम से बढ़कर है, ये कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अंग्रेजी महिला आयरलैंड की लेडी है एनी बेसेंट, वो कह रही है कि भारत की जो संस्कृति है ना वो पश्चिम से बढ़कर संस्कृति है। एनी बेसेंट का कोटेशन है, ये भी याद रख लेना। और आगे बढ़ते हैं, कुछ कोटेशन और मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, फिर खत्म करते हैं इसे। क्रांति एक अभिप्राय बंदूक, क्रांति का मतलब बंदूक नहीं होता है, ये कोटेशन भगत सिंह ने मूवी में भी बोला है, जो मूवियां भगत सिंह पर बनी है। कोटेशन है कि क्रांति का अर्थ बंदूक नहीं होता है, ये कोटेशन भगत सिंह का है, याद रखना। बस 5-10 कोटेशन और बता करके इस क्लास को विराम दूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, और यह अभी अभी पूछा गया क्वेश्चन है, अभी अभी एपी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा कि किसने कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। याद रखना, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाला संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा। और आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना हो या मोहम्मद इकबाल नहीं, वरना लॉर्ड मिंटो है। ये राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि भाई भारत का विभाजन जिन्ना ने या इकबाल ने थोड़ी करवा दिया है, भारत का विभाजन तो लॉर्ड मिंटो ने किया है, आप हिंदू मुस्लिम आपस में क्यों लड़ रहे हैं। ठीक है, ये यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ईश्वर को भी मानना बंद कर दूंगा। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम की किताब लिखी है और उसमें ये कोटेशन भी कहा कि अगर भगवान लोगों के बीच भेदभाव करेंगे तो मैं भगवान को मानूंगा ही नहीं। ये बाल गंगाधर तिलक का कोटेशन है। हर मूल्य पर हमें स्वावलंबन चाहिए, लाला लाजपत राय का कोटेशन था। अरविंद घोष एक उल्फ है, उनको एक उल्फ की संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण विरोध है, ये एनी बेसेंट ने कहा था। क्योंकि अब आजकल इस टाइप के प्रश्न ट्रेंडिंग है, इसलिए ऐसे कोटेशन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखना। असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण विरोध है, ये एनी बेसेंट का कोटेशन है। और आगे बढ़ते हैं, हमने बहुत सारे कोटेशंस याद किए, बहुत सारे कोटेशंस में हमने अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग बातें समझी। आज की ये जो बहुत लंबी चौड़ी सी क्लास जिसमें हम बहुत देर तक डिस्कशन करते रहे और फिर मैंने आपको कुछ कोटेशंस बताए, ये हम पीडीएफ के फॉर्मेट में अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सभी को उपलब्ध करा देंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो आज मैं 1 घंटे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप सब लोग अपनी तैयारी वैसी मत करना, क्योंकि अब आप मेरे साथ हो, मैं दिन भर आपके साथ रहूंगा। आपको जब भी कोई डाउट हो आप सीधे मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके अपने प्रश्न या डाउट्स पूछ सकते हैं। इस कोर्स में जिन 100 लोगों को हम एडमिशन दे रहे हैं या जो एडमिशन ले रहे हैं, उन सब लोगों के साथ मैं पूरे एग्जाम तक खड़ा रहूंगा। मेरा एकमात्र और एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल आपको पास कराना है। उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, 4 घंटे की क्लास की बजाय 5 घंटे या 6 घंटे करना पड़े, मैं करूंगा। आप सब लोगों को केवल और केवल पास कराना ही मेरा उद्देश्य है। हमने अपनी तरीके को चेंज कर लेना है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे तरीके से पढ़ना शुरू करें। और मेरा तरीका ये नहीं है कि हमने इतिहास या जियोग्राफी या भूगोल या किसी एमपी की किताब उठाई और पहले पन्ने से पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं भाई, ऐसे पढ़ाई करते हैं तो कभी पास नहीं होते हैं। अगर आपको पास होना है तो अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, और सिस्टम एग्ज़ाम का नहीं, एमपीपीएससी का अपनाना पड़ेगा। एमपीपीएससी हमसे क्या पूछती है, 100 में से अगर एक कोटेशन पूछी जाती है तो बहुत मेहनत किए बिना सीधे सीधे उन 100 में से एक कोटेशन को 100-200 कोटेशंस की एक लिस्ट बनाकर रट लो। ऐसे ही अगर वो हमसे कुछ और चीज़ पूछ रही है तो उसकी एक लिस्ट तैयार की जाए और उसे रटा जाए, उसे याद किया जाए। याद कराने में मैं की जिम्मेदारी पूरी मैं लेता हूँ, वो मैं करवाऊँगा आपको याद। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जो याद कराना रहा वो सब मैं याद कराऊँगा। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। अभी कुछ ही देर में फिर से इसी मोबाइल एप्लीकेशन पर दूसरी क्लास शुरू होगी। 15-20 मिनट का रेस्ट है। 15 मिनट बाद फिर से आपको एक टेक्स्ट मैसेज से ये बता दिया जाएगा कि क्लास शुरू हो गई है। आप सब लोग फिर से क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। कृष्णा सर आपकी क्लास लेंगे। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। लगभग 56 लोग इस क्लास को अटेंड कर चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। आप सब लोग अपने आप को
इस नए सिरे की तैयारी के लिए तैयार करें। एक कॉपी आज से आपको बनानी है जिसमें आप हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज नोट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।